जो टॉपिक हमारा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आज हम जो है कंसेप्ट और फैक्ट दोनों पॉइंटों से डिस्कस करेंगे। देखिए मेंस के लिए महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सिंधु घाटी का जो है हमारे जो कार्यकाल की बात करते हैं या सिंधु घाटी का उद्भव कैसे हुआ इसकी बात करते हैं। देखिए, लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का उद्भव ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। अब देखिए, यह सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में प्रारंभिक जानकारी हमें 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। अब वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के या सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल का अन्वेषण किया या खुदाई की। अब इसकी खुदाई करके या अन्वेषण करके सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के साक्ष्य उपलब्ध कराए गए। वहीं पर देखिए, अगर हम बात करते हैं मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से साक्ष्य प्राप्त होने के कारण ही इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमारा जो है पुरातत्व की भाषा या लैंग्वेज में क्या होता है, जिस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई होती है उस स्थान के नाम पर ही उस सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की बात है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान है वो था हड़प्पा। हड़प्पा जो है मतलब सबसे पहले खुदाई यहीं पर हुई और इस खुदाई होने की वजह से ही इस संस्कृति का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया है। अब उसके बाद देखिए, 20वीं शताब्दी के आरंभ तक इतिहासकार एवं पुरातात्विक वेताओं में यह धारणा थी कि वैदिक सभ्यता ही भारत के प्राचीनतम सभ्यता है, किंतु 1921 और 1922 में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई से यह स्पष्ट हो गया कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में एक अन्य विकसित सभ्यता का अस्तित्व था या विकसित अस्तित्व में थी। वहीं पर देखिए मतलब जो है अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है। जैसे हम बात करते हैं मार्टिमर व्हीलर की बात करते हैं, डीडी कोसाम्बी की बात करते हैं या फिर गार्डन चाइल्ड सहित कई अन्य विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति जो है मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से मानी जाती है। अब देखिए, इसका हम काल निर्धारण की बात करते हैं। देखिए इसका जो है, देखिए वैसे तो इसमें इसका उदय कैसे हुआ वो आगे डिस्कस करेंगे हम। देखिए, अब देखिए इसका काल निर्धारण की बात करते हैं। 1931 में सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित की। देखिए, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले हमें जो जानकारी दे रहे हैं या फिर जो है ये हमारे जो है जॉन मार्शल की हम बात करते हैं। जॉन मार्शल ने जो इसका निर्धारण किया है वो तिथि थी 3250 से लेकर 2750 ईस्वी निर्धारित की है। वहीं पर देखिए, हम महत्वपूर्ण जो डेट पर विश्वसनीय होता है वो है हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी कि मतलब जो है सी डेटिंग। अब रेडियो कार्बन डेटिंग की जैसे वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही सिंधु सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। अगर हम बात करते हैं नवीनतम आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह माना गया है कि सिंधु सभ्यता का अस्तित्व लगभग 400-500 वर्षों तक कायम रहा तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य के काल में इस सभ्यता अपने मैच्योर स्थिति में थी या परिपक्व चरण में थी। देखिए,
अब वहीं पर देखिए अगर हम बात करते हैं अर्नेस्ट मैक सिंधु सभ्यता के काल का जो निर्धारण करते हैं वो 2800 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित करते हैं, जबकि एमएस वत्स 3500 से ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। देखिए जो मैं डेट बताई है इसमें सबसे जो ऑथेंटिक होती है वो कार्बन डेटिंग की बात करते हैं। अब देखिए जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिकोणात्मक रूप में था। मतलब समझिए, देखिए अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के जो हम चारों छोर की बात करते हैं, अब देखिए हम यहां पर इसको ऐसा कर लेते हैं, ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, ये हमारा साउथ हो जाता है, ये हमारा ईस्ट हो जाता है, ये हमारा वेस्ट हो जाता है। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ में जो सिंधु सभ्यता का जो छोर था वो हमारा जम्मू कश्मीर में मांडा था, यानी मांडा जो है हमारा नॉर्थ छोर था। वहीं पर देखिए अगर हम बात करते हैं मान लीजिए है इसमें देखिए अगर यह सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगत राव और पश्चिम के मकराना तट से लेकर पूर्व के पश्चिम उत्तर प्रदेश के आलमगीर मेरठ तक से विस्तार मान सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें उत्तर में मांडा की बात करते हैं, फिर वहीं पर साउथ में है महाराष्ट्र में दैमाबाद का दक्षिणतम छोर है। वहीं पर ईस्ट की बात करते हैं तो यहां आलमगीरपुर, जो मेरठ के पास में है। वहीं पर देखिए वेस्ट में जो हमारा अफगानिस्तान में है सुत कांगनडोर, ये छोर हमारे जो है ये बनते हैं। देखिए अब देखिए जो है सिंधु सभ्यता जो है ये संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुज आकार था, यानी ट्राइंगल में था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। देखिए मतलब जो है ये सारा ही अनुमान बेस पे है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है अब जो हमने खुदाई करी है, खुदाई पे जो भी हमारे साक्ष्य मिले हैं उसी पर हम जो है निर्धारित करते हैं, विश्वास करते आ रहे हैं। बाकी देखिए अभी तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए हम इसके बारे में ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकते हैं। हम जो है एक अनुमान बेस पे इसका निर्धारण कर रहे हैं। देखिए अब देखिए अगर हम बात करते देखिए इसके मतलब जो है यहाँ पर जो है अब इसके निर्माता की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के जो निर्माता हैं देखिए वो जो है हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता के जो निर्माताओं एवं संस्थापकों के संबंध में हमारी उपलब्ध जानकारी केवल समकालीन खंडरों से प्राप्त मानव कंकाल एवं कपाल अर्थात खोपड़ियां हैं। अब देखिए प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या में 4 प्रजातियां शामिल थी। अब 4 प्रजातियां कौन कौन से देखिए आप जो है नंबर 1 जो थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरी थी हमारी भूमध्य सागरीय, और तीसरी थी अल्पाइन, और चौथी थी मंगोलाइड। अब देखिए इनका बात करते हैं हम जो है वहीं पर देखिए आप जो है इनके जो है ये हमारे निर्माता, अब इनके अलग अलग जो है विचार हैं। सीधी बात देखिए जो है जैसे हमारे विद्वान की बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र, ये कहते हैं इनके निर्माता जो सिंधु घाटी सभ्यता के वो आर्य थे। वहीं पर गार्डन चाइल्ड कहते हैं इनके जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता जो थे वो सुमेरियन थे। वहीं पर देखकर राखल दास बनर्जी कहते हैं इनके सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता वो द्राविड़ थे। मार्टिमर व्हीलर भी ये दास या दस्यु इनके निर्माता को बताते हैं। अब देखिए इसके जो है निर्माताओं के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। ये विचार क्यों है? क्योंकि इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए ये अनुमान बेस पर ही अनुमान लगा रहे हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, देखिए इसमें देखिए आप जो है मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। वहीं पर देखिए सिंधु सभ्यता के संस्थापकों को द्राविड़ या फिर हम कहते हैं सुमेरियन, दास, आर्य प्रजातियों से संबंधित माना जा बताया जाता है। परंतु अधिकांश विद्वानों इस मत से सहमत हैं कि
द्राविड़ ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। अब देखिए हम नगर नियोजन, देखिए अगर हम बात करते हैं, प्रथम जो है सबसे नगर नियोजन, सुव्यवस्थित नगर नियोजन का जो साक्ष्य जो मिलता है वो हमारा मिलता है, देखिए ये मिलता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा से प्राप्त होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता, अन्यथा हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी। अब नगर योजना की हम बात करते, देखिए सिंधु सभ्यता के लोग अपने नगरों के निर्माण में शतरंज पद्धति को अपनाया था। इस पद्धति में सड़कों सीधी एवं नगर सामान्य रूप से चौकोर होते थे, मतलब सभी सड़कों और गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार मतलब यह बनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण या 90 डिग्री पर काटती थी और वहां पर जो है एक 90 डिग्री पर काटती जाल सा प्रतीत होती है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं हम, जो आमतौर पर नगरों का जब प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था और वहीं पर जहां पर यह सड़क प्रथम सड़क से मिलती थी उसे ही ऑक्सफोर्ड सर्विस कहते हैं, या फिर कहते हैं चौराहे को ऑक्सफोर्ड सर्कल कहते थे। देखिए अब जल निकासी प्रणाली की सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता है। यहां पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत जबरदस्त था, जो अन्य किसी भी सभ्यता या समकालीन सभ्यता में ऐसा प्राप्त नहीं होता है। अब यहां पर देखिए सड़कों के किनारे बनी हुई नालियां ऊपर से ढकी होती थी और घरों को गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता था, वह नगरों के मुख्य नालियों में गिरता था। मतलब कहने का मतलब है यहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है मतलब जो है नगर मतलब जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है जल निकासी सिस्टम में बहुत ही जबरदस्त था जो है। अब कई बार विद्वान तो ये कहते हैं कि यहाँ भी घर जो है इस पद्धति से बनाए जाते थे कि यहाँ पर सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हवा आती थी, हवा ही उसको जो है अपने आप घर को साफ कर देती थी। अब देखिए यहां पर बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में देखिए सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि हड़प्पा वासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा का शासन व्यापारी वर्ग के हाथ में था। वहीलर महोदय जी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों के शासन को मध्य वर्गीय जनतांत्रिक शासन कहा जा गया है और उसमें ही धर्म और भूमिका की प्रमुखता दी गई है। अब इस तरह से मतलब जो है अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विद्वानों के विचार बनाए गए। इसमें देखिए आप जो है अब कहने का मतलब ये है, देखिए आप जो है इसकी जो है राजनीति के बारे, क्योंकि हाँ इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, लिपि ना पढ़ी जाने के कारण है इसकी जो मतलब जो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में व्यवस्थित ढंग से नहीं कुछ कह सकते। वहीं पर क्योंकि देखिए सारा अनुमान बेस है। वहीं पर देखिए सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, देखिए मार्ग देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता कालीन समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज था। देखिए समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। 4 वर्ग कौन कौन से थे? एक योद्धा, दूसरा पुरोहित, तीसरे व्यापारी और चौथा जो थे हमारे वो श्रमिक थे। अब श्रमिकों की स्थिति का आकलन करके वहीलन महोदय ने दास प्रथा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। अब यहीं पर देखिए सिंधु समाज के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे और देखिए सिंधु समाज के लोग मतलब जैसे सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह का भोजन ग्रहण करते थे। स्त्रियां सौंदर्य पर काफी ध्यान देती थी। काजल, लिपस्टिक, आईना, कंघी आदि इन सब के साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। वहीं पर देखिए आभूषणों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। आभूषणों में चूड़ियां, कर्णफूल, हार, अंगूठी, मनके और अन्य मन आभूषण होते थे। हड़प्पाई लोग के मनोरंजन के साधन भी चौपड़, पासा खेलना,
या फिर शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़ाना इत्यादि थे। धार्मिक उत्सवों और समारोह का भी समय समय पर आयोजन होता था और उसे धूमधाम से मनाते थे। अमीर लोग सोने, हाथी के दांत के हार, कंगन, अंगूठी, कान के आभूषण का प्रयोग करते थे। गरीब लोग सीपिया, हड्डिया, तांबे, पत्थर इत्यादि के बने हुए आभूषणों का प्रयोग करते थे। अब सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों का दाह संस्कार भी करते थे और मृतकों को जलाने के और दफनाने दोनों ही प्रकार के अवशेष मिले हैं। अब देखिए हम बात करते हैं सिंधु घाटी की धार्मिक व्यवस्था की बात है। अब सिंधु लोग के धार्मिक मान्यता के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है, तो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हमारी जो लिपि पढ़ी नहीं गई है। फिर भी मूर्तिकाओं, मर्तभांड आदि के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार लौकिक तथा व्यावहारिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही माना जा सकता है। सिंधु सभ्यता के लोग मार्द देवी, पुरुष देवता पशुपति नाग और लिंग योनि, पशु, जल इत्यादि की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग है और उसके बाईं और एक गैंडा है और दूसरी भैंसा और दाईं और एक हाथी और व्याघ्र और एक हिरण है। अब देखिए इसका जो समीकरण है हमारे जो आधुनिक टाइम के जो है अब समय के पशुपति शिव या फिर शिव से समीकरण बनता है। अब इस पे हम इससे निर्धारित कर सकते हैं कि उस समय शिव की भी पूजा करते रहे होंगे। अब वहीं पर देखिए हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य का भी मिलते हैं। जो स्वास्तिक और चक्र जो है इसका समीकरण हमारे सूर्य देवता के साथ बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि वे सिंधु घाटी के लोग मतलब जो है सूर्य की पूजा भी करते रहे होंगे। अब देखिए यहां पर देखिए हम बात करते हैं, देखिए यह है कालीबंगा से हवन कुंड प्राप्त हुए हैं जो धार्मिक विश्वास का घोतक है। और लोथल कालीबंगा से देखिए मतलब जो है हमारे जो है बनावली से अग्नि वेदिकाएं का पता चलता है। इससे सभ्यता के लोग अग्नि पूजा करते रहे होंगे। कुछ मर्तभांडों पर नाग की आकृति प्राप्त हुई है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय नाग की पूजा भी करते रहे होंगे। हड़प्पा से प्राप्त एक मर्ण मूर्तिका के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है जो उर्वरकता की देवी का प्रतीक माना जाता है। उस समय बाद इसे पूजा करते रहे होंगे। अब देखिए यहां पर जो है ये हमने बात करी, यहां पर सिंधु कला की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कला के प्रति स्पष्ट रूप से अभिरुचि दिखाई देती है। क्यों? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम कलाकृति उसके मोहरे अब तक लगभग 2000 से ज्यादा मूर्ति प्राप्त हो चुकी है और मोहरों के निर्माण में सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। अधिकांश मोहरों पर लघु लेख के साथ साथ एक सींगी सांड, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी की आकृतियां खोदी गई हैं। सिंधु मोहरे बेलनाकार, वर्गाकार और आयताकार और वर्ताकार थी। वर्गाकार मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित थी, यह अधिक प्राप्त हुई है। अब देखिए यहां पर देखिए हम बात कहते हैं। अब देखिए मतलब जो है इससे मतलब जो है अगर हम बात करते हैं कला की बात करते हैं, जितने भी हमें मर्तभांड या मुद्राओं से जो अंकन मिले हैं उससे स्पष्ट होता है इनका जो है कला के प्रति काफी लगाव था। अब देखिए जो है इनकी जो लिपि है वो जो है हमारी जो लिपि इनकी जो है हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, मैं पहले बताया आपको यह। वहीं पर देखिए सिंधु लिपि में लगभग 64 लाख चिन्हों और 250 से 400 तक के आकार हैं। देखिए यह सेल खड़ी के आयताकार मोहरों तथा तांबे की गुरिकाओं पर मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये समझिए एक तरह से जो है हमारी जो मतलब जो है लिपि जो थी वो पहले जो है बाईं से दाईं लिखी जाती थी। मतलब जो है बाईं से दाईं और फिर दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं, फिर दाईं से बाईं, मतलब सर्फिली आकार की इसकी जो है वो लिपि थी। देखिए आप
अब देखिए हड़प्पा की जो मतलब लिपि थी जो है वो भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफ थी, सीधी बात देखिए। इनकी लिखावट कर्म से दाएं से बाएं से दाएं होती थी। अब देखिए इसमें इसको पढ़ने का जो है बहुत लोगों ने प्रयास किया है, अंत अभी तक इसमें किसी को सफलता नहीं मिली। देखिए अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो जिस प्रकार उदय के बारे में जो विचार है कैसे उदय हुआ, देखिए सिंधु सभ्यता का जो उदय है मतलब जब बहुत सारे लोग, कोई मेसोपोटामिया से बताता है, कोई सुमेरन से बताता है, कोई किससे से बताता है, पर जबकि इन सबको खारिज करते हैं विद्वान इस बात से सहमत हुए हैं कि सिंधु सभ्यता का जो उदय हुआ है वो हमारे ग्रामीण कृषक बस्तियों का ही विकसित रूप होकर ही ये हमारी सिंधु घाटी सामने आई है। देखिए अब इसलिए मतलब जो सिंधु घाटी का जो विकास है वो स्थानीय संस्कृतियों का विकसित रूप ही माना जा सकता है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का अंत की बात करते देखिए जो है, अब इस बात का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है कि हड़प्पा संस्कृति का विनाश का क्या कारण था। हम किसी भी एक कारण को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं इसके कारणों में जो है, इसके पतन के कारणों में, यहाँ पर देखिए भूकंप, जमीन में अचानक उठावाना, सिंधु सभ्यता की बदलती परिस्थितियां, मौसम में परिवर्तन आदि कारणों का अनुमान इसके विनाश के संबंध में लगाया जा सकता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मानव कंकालों में एक नर मुंड पाया गया है जिस पर एक कटा हुआ निशान था और इसमें बर्बर आक्रमण या सामूहिक हत्याकांड का अनुमान लगाया जा सकता है। अब इससे समीकरण लगता है कि किसी भी कोई बाह्य जाति आई है, बाह्यों ने बाहर के लोगों ने आक्रमण किया था, जिससे जो है हम जो है बाह्य आक्रमण की मतलब संकेत करता है, जिससे कहता है इनके कारण इसका पतन हुआ होगा। पर देखिए मतलब अगर बाह्य जाति को आक्रमण करते हैं वो किसी को भी संस्कृति को पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकती है, इसलिए हम इस कारण को भी खारिज किया जा सकता है। वहीं पर देखिए कुछ विद्वानों ने इसके विनाश का जो कारण है भयंकर बाढ़ को मानते हैं, क्योंकि बाढ़ से लाई गई ढेर सारी मिट्टी पाई गई है, जिससे पता लगा बाढ़ आई, बाढ़ आने से क्या हुआ, लोग जो है बह गए, संस्कृति विलुप्त हो गया, विनष्ट हो गया। अब देखिए मतलब जो है लोथल में बाढ़ की भयानकता के चिन्ह देखे गए हैं। वहीं पर देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब जो है भूतात्विक परिवर्तन की बात करते हैं, देखिए मतलब जो है कोई भूकंप आया है, भूकंप आने से क्या हुआ है, नदियों के रूप बदल गए हैं और एक हिस्सा सिंधु घाटी ऊपर उठ गया है, दूसरा नीचे हो गया है। अब संस्कृति जो है नीचे वाले एरिया में उसमें पानी भर गया, पानी भरने से क्या हुआ, संस्कृति नष्ट हो गई है। पर देखिए इस कारण में भी ऐसा नहीं कि पूर्णतः संस्कृति नष्ट हो सकती है। अब देखिए मतलब जो है कालीबंगा में बाढ़ और आक्रमण का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इस नगर में विनाश का कारण शायद ही घग्गर नदी के सूखने बताया गया है। अब इसी प्रकार देखिए कुछ नगरों में पतन स्थानीय कारणों के कारण भी हो सकता है। संपूर्ण सभ्यता का अंत अकस्मात ही नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के पतन में लोथल और पंजाब का विनाश पर विचार में पुष्टि करता है। कहने का मतलब देखिए किसी भी इसके पतन के लिए किसी भी एक कारण को हम उत्तरदायी नहीं ठहराता जा सकते, बल्कि इसके पतन में सभी सामूहिक रूप से कारण रहे होंगे, उसके कारण इसका पतन हुआ।